नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है जिसका कोई टिकाव नहीं, मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य की खरीद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है या नहीं। सभी पत्थर तो खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय के भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियाँ डाली थीं, पर अभी तक वे केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में फूट पड़ी थी जिससे उनका सारा अंतःस्थल प्रज्वलित होता जाता था। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सारे भेदभाव को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मकता का अनुभव हुआ। ज्यों ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज न जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसी एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आए। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जटित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद और तारों की ओर सिर झुकाए नींद में माते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रहे थे। मेहता प्रकृति की उस मादक शोभा से जैसे मस्त हो गए, जैसे उनका बालपन अपनी सारी क्रीड़ाओं के साथ लौट आया हो। बालों पर कई कुलाटे मारे, फिर दौड़े हुए नदी में जाकर घुटनों तक पानी में खड़े हो गए। मालती ने कहा, पानी में ना खड़े हो, कहीं ठंड ना लग जाए। मेहता ने पानी उछाल कर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैर कर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं न जाने दूंगी। तुम मेरे साथ न चलोगी उस सुनी बस्ती में जहाँ स्वप्नों का राज्य है। मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा, आओ एक नाव बनाएं और उस पर बैठ कर चलें। वो बाहर निकल आए। आस पास बड़ी दूर तक झाओं का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काट कर जमा की। कगार पर सरपत के जूट खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गट्ठा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बांटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां कट गईं, खून निकला। मालती बिगड़ रहे थे, बार बार गांव लौट चलने के लिए आग्रह कर रहे थे, पर उन्हें परवाह न थी। वह बालकों का सा उल्लास, वही अल्हड़पन, वही हठ, दर्शन और विज्ञान सभी इसी प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई। झाओं का बड़ा सा तख्त बन गया। टहनियाँ दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई। उनके छिद्रों में झाओं की टहनियाँ भर दी गई जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गई। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, दो आदमियों को बोझ संभाल लेगी। मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस दरी पर हम बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं वह तो इससे कहीं निस्सार है। मालती, क्या डर रही हो? डर किस बात का जब तुम साथ हो? सच कहती हो। जब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूँ। दोनों उस झाओं के तख्ते पर बैठे। अब मेहता ने झाओं के एक डंडे से ही उसे खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्ता कभी न बना सकती। मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद
ये मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में एक नया जीवन सा जाता है। नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती। संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। तख्त डगमगाता कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें करपास में बांध लूँ, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है। लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की? सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुमने गलती की। मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती। प्रेम देने के पहले हम सब परीक्षा करते हैं, और तुमने भी की होगी, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि पहले मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज़ ही हजारों देवियों को देखा करता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मैंने पहले ही दिन तुम्हें अपना देव बनाकर अपने हृदय में, तब बात काट कर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा की योग्य समझा तो इसका यही कारण हो सकता है कि मैं रूप भरने में तुमसे ज़्यादा कुशल हूँ। वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, वह प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी। वह मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप कुछ बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं। और मैं ज्यों ज्यों तुम्हारे अंतःस्थल की गहराई में उतरा हूँ, मुझे रत्न मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे मालूम नहीं।
नदी का दूसरा किनारा आ गया। दोनों उतरकर उसी बालू के फर्श पर जा बैठे और मेहता फिर उसी प्रवाह में बोले, और आज मैं यहाँ वही पूछने के लिए तुम्हें लाया हूँ। मालती ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिसे मैंने भी छिपाया है। अच्छा मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं तो तुम मुझे क्या सज़ा दोगी? मालती ने उनकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उसकी समझ में ना आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़े महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकते हैं। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत ना छूटे, फिर मैं नहीं कर सकती। क्या करूंगी? शायद विष खाकर सो रहो। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ। मेहता ने जोर से कहा मारा और मालती सिर से पांव तक सिहर उठी। उसकी हंसी केवल उसकी सिहरन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी नहीं जान पड़ते। नहीं मालते, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहां प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। वह उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव न हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर टिक सके, संसार का सामना कर सके। अपने मुँह से यह शक्ति न मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर ललायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र की सी थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन। उसके बाद अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को यूँ ही पास कर दिया करता है, तो शायद वो पुस्तकों की ओर आंख उठाकर भी न देखें। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास जमा कर लियाकत आ जाने से परीक्षक आप ही आप संतुष्ट हो जाएगा। इतना धैर्य उसे न था, मगर आज मेहता ने जैसे उसे ठुकरा कर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था
तभी से उसका मन उनकी ओर झुका था। उसे वह अपने परिचितों में सबसे समर्थ जान पड़े। उनके परिष्कृत जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। धन और ऐश्वर्य को तो केवल खिलौना समझते थे, जिसे खेलकर लड़के तोड़ फोड़ डालते हैं। रूप में भी अब उसके लिए विशेष आकर्षण न था, यद्यपि कुरूपता के लिए घृणा थी। उसको तो बुद्धि शक्ति ही अपनी ओर झुका सकती थी, जिसके आश्रय में उसमें आत्मविश्वास जगे, अपने विकास की प्रेरणा मिले, अपने में शक्ति का संचार हो, अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे ज़रूरत थी वो मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रहे थे जब वह और मेहता एकात्म हो जाएंगे। और यह कल्पना उसे और भी दृढ़ और निष्ठ बना रहे थे। मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र से गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था, जहां संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज्य है, तब उसकी परिष्कृत बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेम तत्व को पशुता की ओर खींच लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद कर लेती है। और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर बैठें। मालती बोले, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है। राय साहब का सितारा बुलंद था। उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी। तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम न था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चित्र और चरित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुँचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मसूरी और शिमला तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में थे तो राय साहब के लिए यह बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले ना हो। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैस्ट्री के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्लावित हो उठा। यह है जीवन, नहीं विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ले जेल गए और अफसरों की नज़रों से गिर गए।
जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुए जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह का संदेश भेजा। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, न मिनिस्टर होने की। वह सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर यह बात तो आशातीत ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वह आज उनके लड़के का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव बात। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धन और मान लेप्सा बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे थे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति न होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी नहीं आता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में न कभी इतनी निराशा हुई थी, न इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग्य को सराहता। यह तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है, जो हमारे सिर मोर है। मैं उसे रोज़ देखता हूँ। तुमने भी तो देखा होगा। रूप, गुण, शील, स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का मेहमान हूँ। तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा यह भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ। उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है। आकर मुझसे मिलो। विलंब न करना। मैं राजा साहब को जबान दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं है। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक और संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव था, समझौतों से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन लड़की है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वह मालती देवी की बहन सरोज हैं। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वाह, आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो, कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से।
मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती। तो आपके बाद होगी? अच्छा, तुम्हारे यही इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गईं, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए हों। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा न थी। वो विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने बालकों का मुँह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए हैं, और आज ये लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उनसे कोई नाता नहीं। फिर वह क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों ही के लिए तो सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो क्यों वह तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और भी भाई मूँछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर वह भी क्यों न भोग विलास में पड़े रहे? उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वह तो तपस्या कर रहे हैं। वह लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वह कर्मशील है और इन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी ही होती है कि विलास का पाहिजपन स्वीकार ही नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने ही के लिए बने हैं, जो मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है वह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब वह सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए, चाहे उसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े, नित की हत्या ही क्यों न करवानी पड़े। उन्होंने तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी और अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी। ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका। झूठ, बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सतृष्ण हिंसा कि आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को न देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उस मर्म स्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थे। एक आंधी थे जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया।